हेलो एवरीवन। सभी का स्वागत है क्लास 12 के फर्स्ट लेक्चर के अंदर। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर अपने रिलेशन इन फंक्शन को कवर करेंगे। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। सारे के सारे बेसिक्स, सारे के सारे एग्जाम्पल्स और सारी की सारी एनसीईआरटी हम कवर करेंगे। पूरी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन अपन कवर करेंगे लिखने के तरीके के साथ। किस कंसेप्ट से लिखा जाता है, क्या एग्जाम में पैटर्न रहेगा लिखने का, पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे। बोर्ड्स के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, मतलब कोई शॉर्ट में कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो एग्जैक्ट चलेगी, जैसे बोर्ड्स में आपको आंसर लिखने उसी तरह से होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो लेटेस्ट 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें कुछ भी पुराना कंटेंट नहीं है। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी ध्यान देंगे 2024 का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मतलब 2023-24 का जो सिलेबस है, जो लास्ट ईयर चेंज हुआ था, सब उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ूंगा। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो चैप्टर में आती है वो ये है कि रिलेशन क्या होता है। देखो, चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो रिलेशन है और दूसरा फंक्शन है। हम बारी बारी से पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर हम खाली रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो होता है वो दो एलिमेंट्स के बीच में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में लिंक होता है। ठीक है, दैट इज अ लिंक बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अगर अपने को दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं या दो एलिमेंट दे रखे हैं, तो दो एलिमेंट या दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो लिंक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। कोई भी दो एलिमेंट आप ले लो, आप उनको अगर रिलेट कर सकते हो, किसी भी तरह से कोई लिंकिंग उनके बीच में पैदा कर सकते हो, तो उसी को हम रिलेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ रिलेशंस आपको दे रखे हैं। देखो, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, ठीक है, देखो लिखने का तरीका है ना, ये जो ब्रैकेट दे रखा है, ये मिड ब्रैकेट आपको दिया जाएगा इस तरह से। मिड ब्रैकेट के बाद में अंदर एक छोटा ब्रैकेट दिया जाएगा जिसके अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाएगा। ये आपके एलिमेंट्स है, आप इसको एलिमेंट्स भी कह सकते हो, है ना। बाकी ये अपने ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट भी आप ऑब्जेक्ट कह नहीं सकते, बट ये ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो एलिमेंट को लिखा जाएगा। ये जो साइन है ये सभी को पता होगा, ये बिलोंग्स टू का साइन है। जिसको नहीं पता है वो ध्यान रखे। बिलोंग्स टू मतलब किससे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और ए क्रॉस भी, ये जो क्रॉस है ये आपको पता होगा। सेट के अंदर सेट के अंदर ए क्रॉस बी या क्रॉस, उसको क्रॉस बोला जाता है। लिख देता हूँ मैं, इसको क्रॉस बोलते हैं। क्रॉस मतलब एक क्रॉस प्रोडक्ट का निशान है। दो सेट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको उनका क्रॉस मिलता है। ठीक है, क्रॉस को अगर मैं आपको सिखाऊं, क्योंकि मान लो कि अगर किसी को क्रॉस नहीं आता है तो उसको बड़ी दिक्कत होगी इस चैप्टर में। मान लो कोई सेट एलिमेंट है उसके 1 2 3, और कोई दूसरा सेट बी है उसके एलिमेंट है 4 5। तो ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है कि एक का जो हर एलिमेंट है वो सेट बी से आपको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है ना। जैसे 1 है तो उसका किसके साथ? 4 के साथ। मतलब मल्टीप्लाई करना नहीं है आपको, लिटरली आपको एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। 1 को देखो, 1 जो है वो 4 के साथ, और 1 जो है वो किसके साथ आ जाएगा? 5 के साथ आ जाएगा। 2 जो है वो 4 के साथ, और 2 जो है वो 5 के साथ। फिर 3 जो है वो 4 के साथ, और 3 जो है वो 5 के साथ। इस तरह से आप इनको जब लिखते हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको वेक्टर कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर, सॉरी, वेक्टर कहाँ से आ गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट, वेक्टर नहीं, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ये सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी होता है, या फिर आप इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। तो ये आपका क्रॉस होता है। ठीक है ना, तो ये इसका सिंबल इस तरह से लिखा गया है, ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर रिलेशन क्या है कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। तो ये जो यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये छोटी सी बात में ये रिलेशन होता है, दैट इज अ रिलेशन। कि ए और बी जो है वो आपस में ब्रदर है, और रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको ऐसे लिखा जाता है, ए एंड बी। तो ये जो आपको लिखे हैं ना एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन है, ये रिलेशन के एलिमेंट्स है। तो रिलेशन के जो एलिमेंट्स है उसका जो रिलेशन है वो लास्ट में मेंशन होता है। ठीक है, डबल कॉलन के बाद में लास्ट में जो मेंशन होगा, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, दैट इज अ रिलेशन। वैसे सेकंड क्वेश्चन को आप देखो, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को अपन ने किया होगा, उससे ए बी बिलोंग कर रहा है। जहाँ पर ए कौन है? तो ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। तो ए जो है वो सिस्टर है, और बी जो है वो कुछ भी हो सकता है। बी की जो सिस्टर है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। बी ब्रदर भी हो सकता है, बी सिस्टर भी हो सकती है, सिस्टर की सिस्टर भी होती है, ब्रदर का भी सिस्टर, ब्रदर की भी सिस्टर हो सकती है। ठीक है, तो थर्ड जो सेट है आपका, उसका एग्जांपल देखिए, ए से बी है, बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन द एज ऑफ बी, ये भी रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ठीक है, ए की जो एज है वो ज़्यादा होनी चाहिए बी से। मतलब एक सर्टेन कंडीशन आपको डाल के दे देंगे, ये कंडीशन आपके लगनी चाहिए। वो कंडीशन अगर लग रही है तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, फर्जी कंसेप्ट या फर्जी कंडीशन अपन नहीं दे सकते।
जैसे एज ऑफ सन इज ग्रेटर देन द एज ऑफ फादर, ठीक है। तो इस तरह की बेकार सी कंडीशन आप नहीं बना सकते हाइपोथेटिकल, ठीक है। आपको वही कंडीशन बनानी पड़ेगी जो कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है ना, जो पॉसिबल है, जिसके लिए पॉसिबिलिटी दी जा सकती है। फिर ए से बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए इन अ फाइनल एग्जामिनेशन इज लेस देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय बी, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। इस तरह की पॉसिबल रिलेशंस, आपको रिलेशंस पहचानना होना चाहिए, रिलेशन पहचानना एक इंपॉर्टेंट टास्क। फिर ए बी, ए क्रॉस बी, ए लिव्स इन द सेम लोकेलिटी एज बी, ये भी आपका कोई दिक्कत नहीं, रिलेशन एस्टेब्लिश हो सकता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। रिलेशन अगर आपको समझ में आ गया हो, आइडिया मिल गया हो रिलेशन क्या होता है, तो अपन टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात कर सकते हैं अब, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमको रिलेशन नहीं पढ़ना है डिटेल में, हमको टाइप्स ऑफ रिलेशन को ज़्यादा पढ़ना है। तो डेफिनेशन फर्स्ट, रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। देखो एम्प्टी रिलेशन मतलब नो रिलेशन एग्जिस्ट, सीधी सी बात है भाई, कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, मतलब कि कोई एलिमेंट्स का अगर आपस में कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है, ठीक है, तो उस सेट को अपन क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन। वो जो बन के आएगा रिलेशन आपका, वो एम्प्टी रिलेशन कहलाएगा। कोई भी सेट ले लो आप, उस सेट के आप रिलेशन बनाओ, और उस वो जो मतलब सेट के क्रॉस करके उसके एलिमेंट्स बनाओ, ठीक है, और उस एलिमेंट्स के अंदर आपको कोई रिलेशन एस्टेब्लिश होता हुआ नहीं दिख रहा है जो आपने डिमांड किया है, तो उसको बोला जाएगा एम्प्टी रिलेशन। एक एग्जांपल देके मैं समझा ही देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो कि मैंने एक रिलेशन लिखा, वो रिलेशन है 1 1 2 2 and 3 3, ठीक है। मतलब रिलेशन नहीं, मैंने एक क्रॉस लिखा है ना, इसको मैं क्रॉस बोल देता हूँ क्योंकि रिलेशन बोलना थोड़ा अजीब हो जाएगा इसको। तो मैंने एक क्रॉस लिखा है, ए क्रॉस ए, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है इसको 1 1 2 2 3 3, और भी इसमें एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ चलो, और क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 हो सकता है, या मैं पूरा ढंग से ही लिख देता हूँ, पूरा थोड़ा छोटा सेट लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए समझाना वमझाना आपको, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा। तो देखो ए जो है उसको मैं 1 2 मान लेता हूँ, तो ए क्रॉस ए मुझे क्या मिलेगा, सभी ध्यान देंगे, ये मुझे मिलेगा, देखो 1 का 1 से ही है ना, तो एक तो 1 1 हो सकता है, ठीक है, 1 2 हो सकता है, ठीक। फिर अगला 2 1 हो सकता है, या फिर 2 2 हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे मैंने एक रिलेशन की डिमांड करी, मैंने बोला कि मुझे रिलेशन आर चाहिए, तो मुझे आर क्या चाहिए, आर मुझे ये चाहिए कि नंबर ए ए इसको ऐसे लिख देते हैं अपन तरीके से जैसे लिखा जाता है, ए बी वेर ए इज 2 more than बी, 2 more than बी, ये मैंने रिलेशन लिखा। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो 2 से ज़्यादा होगा, बी से, मतलब बी से जो है +2 होगा, है ना, +2 होगा, यानी कि मैं ए को क्या लिखूंगा, b+2, इस तरह से लिखूंगा। तो आप एक बार चेक कीजिए क्या कहीं पे भी ab+2 आ रहा है क्या, जैसे मैंने 1 को चेक किया, तो 1 क्या 1+2 आ रहा है क्या, 3 पॉसिबल ही नहीं है ना, मैंने सेट बिल्कुल नज़दीक लिया है ना, तो इतना गैप तो आएगा ही नहीं, किसमें भी नहीं आएगा। देखो इस 2 को चेक करो आप, क्या ये वाला 2 जो है वो 2+2 है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो, तो जो रिलेशन मैंने लिखा है उस रिलेशन को बोला जाएगा एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो इसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। वैसे दूसरी डेफिनेशन जो है, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन की है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब देखो अगर ये ऐसा कोई मैंने सेट लिखा जिसमें सारे एलिमेंट आपस में रिलेट कर रहे हैं, सब के सब, ठीक है ना, मतलब 1 1 भी आ रहा है उसके अंदर, 1 2 भी आ रहा है, लाइक मैंने एक रिलेशन लिखा, मैंने बोला ए बी, और मैंने बोल दिया कि ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, बी बिलोंग्स टू ए, सॉरी, बी बिलोंग्स टू बी ए और ए बिलोंग्स टू बी ए। तो मैंने ये रिलेशन लिखा, अब इस रिलेशन में देखो ए और बी नेचुरल नंबर ही तो है, और वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, कैपिटल ए से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ मैंने लिखी है ना, ठीक है, ये जो मैंने रिलेशन लिखा है, ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है और पूरा हो रहा है, तो इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है, ठीक है, जिसमें सब कुछ एग्जिस्ट करता है, और एक होता है एम्प्टी रिलेशन जिसमें कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना।
फिर उसके अलावा बोथ द एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है ना, इनको कई बार ट्रिवियल रिलेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना, कई बार बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने इसके अंदर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपने सामने आ चुका है। देखो एग्जाम्पल क्या है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल। देखो जो ए है वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, बॉयज स्कूल के जो स्टूडेंट्स है उनका सेट है, ठीक। तो शो द रिलेशन आर इन ए इज गिवन बाय आर। देखो एक रिलेशन हमको दे रखा है, वो दे रखा है कि ए बी, जहां पर ए इज द सिस्टर ऑफ बी। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो ये आपको शो करना है कि ये एम्प्टी रिलेशन है, तो ये तो एम्प्टी ही है, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ बॉयज स्कूल, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ए बिलोंग्स टू बॉयज, बी बिलोंग्स टू बॉयज। अब ए और बी दोनों बिलोंग्स टू बॉयज, तो हाउ कुड बी ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। तो देर इज नो सिस्टर, देर आप लिखोगे देर इज नो एनी सिस्टर, क्योंकि यहाँ पर कोई सिस्टर नहीं है, एनी सिस्टर, ठीक है। ए बिलोंग्स टू, देखो ए बिलोंग्स टू गर्ल होगा ना, जो इसकी रिलेशन की जो डिमांड है उसकी बात कर रहे हैं, ए बिलोंग्स टू गर्ल, क्योंकि इसने बोला कि ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, तो ए जो है वो गर्ल होनी चाहिए, तो बी कुछ भी हो सकता है, बॉयज और गर्ल। तो इसकी जो डिमांड है ना वो पूरी तरह से गलत है। इसने बोला कि ए गर्ल होना चाहिए, बट देर इज नो एनी सिस्टर और गर्ल इन स्कूल, स्कूल में कोई गर्ल नहीं है, तो कोई सिस्टर कहाँ से आएगी, ठीक है, सिस्टर तो गर्ल होती है। तो देर इज नो एनी सिस्टर इन गर्ल, सिस्टर और गर्ल इन स्कूल, सो इट इज एन एम्प्टी रिलेशन, इट इज एन एम्प्टी रिलेशन, ये एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा, ठीक। वैसे ही आगे भी बोल रहा है, एक और आपको रिलेशन दे रखा है इसने आर डैश, जिसके लिए दे रखा है कि वो है ए बी, द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, ठीक है। यानी कि हाइट हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी जो है वो मतलब लेस देन 3 मीटर रहेगा। तो 3 मीटर एक इंसान की हाइट जो होती है वो 1-1.5-2 मीटर से ज़्यादा होती भी नहीं है। एक एवरेज इंसान की जो हाइट होती है वो 1.5-2 मीटर के आसपास रहती है, ठीक है। तो ये तो बच्चे हैं, और हाइट जो है वो ए की और बी का डिफरेंस 3 मीटर, इंसान की हाइट ही नहीं होती 3 मीटर की, तो ठीक है ना, 3 मीटर की तो हाइट भी नहीं होती है, 1.5 मंजिल की हाइट थोड़ी होती है इंसान की। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करे, मतलब ये डिफरेंस जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये डिफरेंस है ना, हाइट ऑफ ए माइनस हाइट ऑफ बी लेस देन 3 मीटर, 3 मीटर ज़्यादा नहीं हो सकता, तो 3 मीटर से कम हो सकता है। तो इसने हमको दिया क्या है कि ए बी जो है वो ए की हाइट और बी की हाइट है, उसका डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो 3 मीटर होना, मतलब 3 मीटर से कम होना चाहिए। तो मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि 3 मीटर से कम तो पॉसिबल है, क्योंकि 3 मीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो हाइट अपन यहाँ लिखेंगे, हाइट ऑफ टू स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स की जो हाइट है मस्ट बी, ठीक है। हाइट और डिफरेंस ऑफ हाइट लिख देता है ना, डिफरेंस ऑफ हाइट, ठीक है, ऑफ टू स्टूडेंट मस्ट बी लेस देन 3 मीटर्स, 3 मीटर से कम ही होनी चाहिए। सो इट इज एन यूनिवर्सल रिलेशन, तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इट इज एन नहीं आएगा, इट इज यूनिवर्सल रिलेशन, नहीं एन आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन होगा, क्लियर है सभी को। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्यों है, क्योंकि हर बच्चे की हाइट जो होगी उसका डिफरेंस क्या होगा, 3 मीटर से कम ही तो होगा, हर बच्चे की हाइट का, दो दो बच्चों की कंपेरिजन करेंगे तो हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम तो होगा ही होगा, ठीक है। अब अपन आते हैं थर्ड डेफिनेशन पे, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। देखो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब ए यानी कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स होंगे जो कि रिलेशन से बिलोंग करेंगे, यानी अगर किसी रिलेशन में सेम टाइप के एलिमेंट है, लाइक 1-1 हो गया, 2-2 हो गया, 3-3 हो गया, 4-4 हो गया, इस तरह के रिलेशन, इस तरह के अगर आपके रिलेशन है, ठीक है ना, किसी भी सेट के अंदर, तो आप ये मान के चलिए कि उस सेट को अपन रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। लेकिन इसकी एक शर्त है
वो ये है कि फॉर एवरी ए, है ना, हर जो सेट के एलिमेंट है उस वो वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए जो रिलेशन है उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए और 3 3 भी होना चाहिए। अगर बाय द वे 1 1 होता है, 2 2 होता है और 3 3 नहीं होता है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये एटलीस्ट तीनों तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट तीनों जरूर होने चाहिए। ठीक है, जो सेट ए का पार्ट है वो इसमें जरूर होना चाहिए, इससे ज्यादा वैसे भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 इज नॉट द पार्ट ऑफ ए, वो ए का पार्ट भी तो होना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। ठीक है, सेकंड बात कर लेते हैं अपन सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक तब होगा कि अगर सेट में A1 A2 है तो उस कंडीशन पे सेट में A2 A1 भी होना चाहिए, मतलब रिलेशन की बात हो रही है। रिलेशन में अगर A1 A2 है तो रिलेशन में A2 A1 भी होना चाहिए। जैसे कि रिलेशन के अंदर अगर मान लो मैंने बोला कि वहां पर 1 2 है, तो वहां पर कहीं ना कहीं 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 2 नहीं होता है तो बात अलग है, लेकिन अगर 1 2 है तो 2 1 होना जरूरी है। तो 1 2 है अगर, तो 2 1 होना चाहिए। मान लो कि 2 3 है तो वहां पर 3 2 भी होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। क्लियर है आपको? ठीक है, तो वहां पर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए। ये जरूरी है। सिमेट्रिक को देखो पहचानना बहुत जरूरी है। कोई रिलेशन है, अगर वहां पर मैंने 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, 3 3 दिया है, अब मैंने अगर वहां पर कोई भी एलिमेंट इस तरह का नहीं दिया 1 2 2 1, तो भी वो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक ही कहलाएगा। ये सिमेट्रिक रिलेशन है। पर अगर मैंने 1 1 दिया है, 1 2 दे दिया और फिर मैंने उसके बदले में 2 1 नहीं दिया, ठीक है, तो ये फिर नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, मुझे जरूरी है कि 1 2 के साथ 2 1 भी देना पड़ेगा। एक और आप एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैंने 1 1 दिया है, मैंने अगर 1 2 दिया है, मैंने 2 1 भी दे दिया है, फिर मैंने 2 3 दे दिया है, बट मैंने 3 2 नहीं दिया है, तो वापस ये नॉट सिमेट्रिक है, ये वापस सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, और अगर मैंने 1 1 दिया, ठीक है, 1 1 दिया, है ना, रिफ्लेक्सिव की बात अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, मैं खाली अभी सिमेट्रिक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ एलिमेंट, कुछ सेट रिफ्लेक्सिव है, कुछ नहीं है। ठीक है, वापस वही बात, 1 2 दिया मैंने, 2 1 दिया, 2 3 दिया और 3 2 भी दिया, ठीक है, सब दिया, तब जाके ये सिमेट्रिक बनेगा। अब मान लो कि सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट के अंदर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, लेकिन मैंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया है खाली 1 2 2 1 का और 2 3 3 2 का, मतलब 1 3 और 3 1 को मैंने शामिल ही नहीं किया, तो भी ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि सारे आने चाहिए, सारे एलिमेंट नहीं आने चाहिए, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए तो सारे आने चाहिए। रिफ्लेक्सिव मैंने आपको क्या समझाया कि रिफ्लेक्सिव तब भी होगा जब सारे एलिमेंट वहां पे होंगे, लेकिन सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है, सारे नहीं आने, पर जो आ रहे हैं उनके सिमेट्रिक, उनके उल्टे होने चाहिए, जो आ रहे हैं उनके उल्टे होने चाहिए। जैसे A1 A2 आ रहा है तो A2 A1 भी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड बात कर लेते हैं अपन ट्रांजिटिव की। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर A1 A2 है और A2 A3 है तो वहां पर A1 A3 भी होना चाहिए। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि आपका रिलेशन जो है उसके अंदर अगर मान लो 1 2 है एंड 2 3 है, तो कहीं ना कहीं वहां पर 1 3 भी होना चाहिए। अगर ये होता है तो ही इसको ट्रांजिटिव बोला जाएगा। ठीक है, यानी ट्रांजिटिव होने की शर्त क्या है? देखो, ट्रांजिटिव होने की जो शर्त है बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, कि रिलेशन जो है उसमें अगर 1 2 है या 1 3, और एक और एग्जांपल दे लेता हूँ, 1 3 है, 3 4 है, ठीक है, तो वहां पर 1 4 भी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अब बाय द वे मान लो ये तो ट्रांजिटिव हो जाएगा, दैट वन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, बट अगर रिलेशन ऐसा है, वहां पर 1 1 है और 3 2 है, ठीक है, एंड 2 5 है, बस इतना ही दे रखा है, और फिर आपको चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखो 1 1 का तो कोई लेना देना इस मैटर से है नहीं। ठीक है, आप समझना, 1 1 का कोई लेना देना नहीं है। 3 2, क्योंकि 1 1 का कोई सपोर्टिव एलिमेंट नहीं है। 3 2, आप 3 2 को देख लीजिए, 3 2 यहाँ पर है और 2 5 है।
3 से 2 पे और 2 से 5 पे ये एलिमेंट सेम होनी चाहिए। इसके बाद अपन आगे की बात करेंगे। तो 3 से 2 एंड 2 से 5, तो यहाँ पर 3 5 भी होना चाहिए था, लेकिन 3 5 क्योंकि नहीं है तो ये नॉट ट्रांजिटिव कहलाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों यहाँ पे ये भी है कि अगर कोई सेट है उसके अंदर मान लो 1 3 है और 5 3 दे रखा है, ठीक है, और 4 1 दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। आप इसको ध्यान से देखना, इस रिलेशन में 1 3 है बट 3 से प्रोसीड होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। फिर 5 3 है, ये भी 3 से प्रोसीड होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, 3 बाद में आ रहा है, दोनों के पहले नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में 4 1 है, ठीक है, पर 1 से प्रोसीड होने वाला 3 है यहाँ पर, है ना। तो एक काम करो, इसको चेंज करो वापस, 4 1 हटा दो इसको, इसको आप 4 2 कर दो, ठीक है ना। मैं एक अलग एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, इसलिए 4 1 होगा तो आंसर कुछ और होगा, इसलिए मैं आपको अलग एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो 4 2 है ना, और 2 से प्रोसीड होने वाला कोई भी नहीं है, तो बच्चों ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है ना। ट्रांजिटिव इसलिए होगा क्योंकि सभी के फर्स्ट एलिमेंट तो प्रेजेंट है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट मतलब सभी का A1 A2, या फिर ना 3 की डिमांड है, एक तो A1 A2 की, A2 A3 की, फिर A1 A3 की। तो यही बोलता है कि A1 A2 और A2 A3 होना चाहिए, उसके बाद आप A1 A3 को चेक करो, यानी A1 A2 और A2 A3 होना चाहिए, उसके बाद आप A1 A3 को चेक करोगे। पर अगर A1 A2 है बट A2 A3 नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, A1 A3 का कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब आपने अगर 1 3 चेक किया, फिर आपको 3 से प्रोसीड होने वाला कोई नहीं मिल रहा है तो वो ट्रांजिटिव है। आपने 5 3 चेक किया, फिर वापस आपको 3 से प्रोसीड होने वाला कोई नहीं मिल रहा है तो भी वो ट्रांजिटिव है। 4 2 चेक किया, 2 से भी आगे बढ़ने वाला कोई नहीं मिल रहा है तो भी ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। लेकिन जो पहले वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, वो मैं वापस आपको एक बार समझा देता हूँ, 1 3 5 3 और 4 1, ठीक है। इस एग्जाम्पल में क्या लफड़ा हो गया था, देखो 1 3 है, 3 से प्रोसीड होने वाला कोई नहीं है, 5 3 है, 3 से प्रोसीड होने वाला कोई नहीं है, 4 1 है, 1 से प्रोसीड होने वाला 1 3 है, यानी कि देखो 4 1 1 3। अब यहाँ पर 4 3 भी होना चाहिए था, लेकिन क्या 4 3 दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ये नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि स्टार्टिंग के दो एलिमेंट अगर आपको दो सेट आपको दे रखे हैं, A1 A2 और A2 A3, और फिर तीसरा नहीं दे रखा है तो ही नॉट ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, तो ही नॉट ट्रांजिटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका मतलब ये कि कोई एम्प्टी रिलेशन है, उसके लिए आप क्या बोलोगे भाई, ठीक है। देखो एम्प्टी रिलेशन कभी भी रिफ्लेक्सिव तो नहीं होता, नॉट रिफ्लेक्सिव, याद रखना, वो क्या होता है, हमेशा नॉट रिफ्लेक्सिव ही होता है, रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दो तीन बातें और मैं करूंगा एम्प्टी रिलेशन को लेकर, कि वो सिमेट्रिक हो भी सकता है और नॉट सिमेट्रिक भी हो सकता है, एंड सेम गोज फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है ना। वो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होता ना। एम्प्टी सेट के लिए आप ये ध्यान रखना कि रिफ्लेक्सिव नहीं होता। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसमें कोई लफड़े वाली बात है, ठीक है। इसके अलावा एक और नोट अपन ध्यान रखेंगे, द नंबर ऑफ सेट्स इन, सेट्स के एलिमेंट है ना, सेट के एलिमेंट इन सिमेट्रिक रिलेशन। कभी सेट में ए आपको दे रखे हैं, ठीक है, ए आपको मान लो, आपको एन एलिमेंट, एन जो है वो एलिमेंट्स गिवन है, ठीक है, एन एलिमेंट्स आपको गिवन है, तो इसके कितने सिमेट्रिक रिलेशन बन सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, इसके कितने सिमेट्रिक रिलेशन बन सकते हैं। तो इसके सिमेट्रिक रिलेशन जो बन सकते हैं उसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क में पूछ सकते हैं, 2n+1/2, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है कि इतने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस आपके फॉर्म हो सकते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपन आगे इसमें आगे बढ़ते हैं। अब एक और डेफिनेशन अपन ले लेते हैं यहाँ पर, देखो डेफिनेशन क्या है, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बिल्कुल ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इक्विवेलेंस तब बोला जाएगा उसको जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो इक्विवेलेंस कब कहलाएगा, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, जब वो सिमेट्रिक भी हो और जब वो ट्रांजिटिव भी हो। अभी मैं इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन करूं, मुझे लगता नहीं इसकी ज़रूरत है,
क्योंकि एग्जाम्पल में ये चीज़ वैसे ही क्लियर हो जाएगी। सेट के अंदर रिलेसिव रिफ्लेक्सिव वाले एलिमेंट भी होने चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तीनों होने चाहिए, तो वो तीनों हो जाएगा। दैट्स सो सिंपल इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, एग्जाम्पल्स के अंदर इसको अपन क्लियर कर लेंगे ना, एग्जाम्पल्स में इसको क्लियर कर लेंगे आराम से। पर ये इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम में अधिकतर इक्विवेलेंस के बारे में ही पूछा जाता है। ठीक है, फिर अपन एक एग्जाम्पल में आ जाता है, और इसने एग्जाम्पल दे भी दिया है। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। टी जो है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे के सारे ट्राइंगल इसमें शामिल कर लिया है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। ठीक है, रिलेशन इन इन टी गिवन बाय, ठीक है, टी माना है उसको, टी माना है ट्राइंगल को। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो रिलेशन है वो ये है कि टी वन टी टू के ट्राइंगल्स का रिलेशन में, टी वन टी टू कोई ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है ना, टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी टू, ऐसा वो पूछ रहा है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे अपन। अब रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव कैसे बनेगा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसने बोला है कि जो टी है वो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद आर इन रिलेशन, मतलब रिलेशन के अंदर वाले सारे ट्राइंगल सेट के पार्ट है। ठीक है, तो सेट के अंदर जो ट्राइंगल्स है वो ऑलरेडी वही ट्राइंगल्स है जो रिलेशन में आ रहे हैं। तो रिलेशन में टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी टू, ये रिलेशन है, तो सारे ट्राइंगल जो है वो इसी रिलेशन के, मतलब सारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। जैसे सेट टी के अंदर मान लो बहुत सारे ट्राइंगल प्रेजेंट है, ठीक है ना, टी वन टी टू से लेके टी एन तक के बहुत सारे ट्राइंगल है, टी थ्री से लेके, तो ये सारे के सारे ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दे ऑल आर द कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि रिलेशन वाले ट्राइंगल ही सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर सेट के अंदर रिलेशन वाले प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सेट के अंदर आप कोई भी दो ट्राइंगल उठाओ तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, एनी ट्राइंगल इन सेट, एनी ट्राइंगल इन सेट इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर, इज कॉन्ग्रुएंट टू अनदर ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल कोई भी ट्राइंगल आप उठाओगे सेट के अंदर तो वो दूसरे ट्राइंगल के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। सो द रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, तो द रिलेशन शुड बी रिफ्लेक्सिव, बस इतना सही लिखना है आपको। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको इतना सही लिखना है। ठीक है, आप कोई भी सेट में ट्राइंगल उठाओ वो कॉन्ग्रुएंट तो होगा, तो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आपको चेक करना है क्या वो सिमेट्रिक होगा। तो देखो एक बात सुनो, इसको बात को भी याद कर लो कि रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक तो होता ही है। अब कोई भी दो ट्राइंगल अगर आप उठाते हो तो वो सारे के सारे ट्राइंगल क्या होंगे, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्सिव तो होंगे। ठीक है, अब वो क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे ऑल ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सारे के सारे ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सारे ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हमेशा कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी टू, टी वन अगर टी टू के कॉन्ग्रुएंट है, विच मीन्स इसका मतलब यही तो है कि टी टू इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू टी वन। ठीक, अगर टी वन टी टू के कॉन्ग्रुएंट है तो टी टू भी क्या होगा, टी वन के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो वहां पर अगर टी वन टी टू प्रेजेंट है तो वहां टी टू टी वन भी प्रेजेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर कोमा लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, बिल्कुल होगा, क्यों होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इस तरह से अपन इसको शो करेंगे तो अपन क्या लिख देंगे, यस सिमेट्रिक भी ये हो जाएगा। फिर लास्ट हमको ट्रांजिटिव चेक करना है। अब ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, देखो बहुत सिंपल है, मैं अब क्योंकि जगह कम बची मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। इट इफ ऐसे अपन को लिखना है कि इफ टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी टू, अगर टी वन टी टू के कॉन्ग्रुएंट है एंड टी टू इज कॉन्ग्रुएंट टू टी थ्री, देन देखो टी वन टी टू के कॉन्ग्रुएंट है और टी टू टी थ्री के कॉन्ग्रुएंट है, क्या इसका मतलब टी वन और टी थ्री भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, देन टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू टी थ्री, which means which means it is ट्रांजिटिव, उसका मतलब वो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर वो तीनों ही है तो वो इक्विवेलेंस कहलाएगा। देखो बहुत सिंपल है, टी वन टी टू के कॉन्ग्रुएंट है तो टी टू भी क्या होगा, सॉरी टी वन टी टू के कॉन्ग्रुएंट है और टी टू टी थ्री के कॉन्ग्रुएंट है, तो टी वन और टी थ्री भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर तीनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दैट मीन्स द फंक्शन इज ट्रांजिटिव। क्लियर सभी को, तो ये तीनों ही है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, दैट्स वाई उसको अपन क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन जो तीनों ही होते हैं उनको इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। एक और एग्जांपल से आप इसको और समझ सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन
एंड आर विद द रिलेशन ऑफ, देखो एल इसमें क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है, सारी लाइन मतलब सारे लाइंस का दे रखा है सेट, ठीक है ना, इसने आगे कुछ मेंशन नहीं किया है। आर एक रिलेशन है, ठीक है, ऑफ लाइन एल डिफाइंड एज, जहाँ पे आर कैसे डिफाइन कर रहे हैं अपन, आर अपन डिफाइन कर रहे हैं ऐसे कि L1 L2 दो लाइंस है, L1 L2 दो लाइंस है, और बात यह है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 जो है वो L2 के परपेंडिकुलर होगा। तो आपको शो करना है कि ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो अपन तो बारी बारी चेक करेंगे, जैसे अपन पहले रिफ्लेक्सिव को चेक करते हैं। तो देखो रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूँ कि अगर ए बिलोंग्स टू सेट ए, ये होती है कंडीशन, ठीक है ना, मतलब वहां पर ए प्रेजेंट है तो उसको रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। अब इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या होता है, आपको लैंग्वेज में ही एक्सप्लेन करना होता है। जैसे इसने अपने को बोला कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो अपन ये बोलेंगे कि L1 जो है मतलब इज परपेंडिकुलर टू, मैं क्या कि वैसे एक एग्जांपल लेके पूरा क्लियर कर देता हूँ मैं, कि मैंने क्या है कि एक रिलेशन लिखा, मैंने बोला कि जो R है वो L1 से L1 है, ठीक है, L1 से क्या है, L1 से L1, ठीक है। तो एज पर द गिवन कंडीशन हमको ये चाहिए कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो। पर आप सोचिए, क्या कभी L1 परपेंडिकुलर हो सकती है L1 के, क्या ये पॉसिबल है? मैं कहूंगा ये नॉट पॉसिबल है। एक लाइन खुद के ही परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी, ठीक है, दो लाइंस है, ठीक है, वो आपस में खुद के ही परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन L है, ये खुद के ही परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? या इसके जैसे किसी लाइन के परपेंडिकुलर कैसे, इसके जैसी लाइन भी इस डायरेक्शन में ही होगी, है ना, तो वो आपस में परपेंडिकुलर कैसे हो, परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल है। यानी कि अपन ये लिख सकते हैं इस कंडीशन में कि लाइन कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट, सॉरी, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक का से आ गया, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ये आपको लैंग्वेज में ऐड करना होगा। फिर बात कर लेते हैं अपन सिमेट्रिक की। तो देखो सिमेट्रिक में क्या होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि सिमेट्रिक के अंदर ये है कि लाइन L1, इफ लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, विच मीन्स, इसका मतलब ये है कि L2 शुड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, है ना, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर, विच मीन्स कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, इसको डिसिम्प्लाइज भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो L2 भी L1, देखो जाहिर सी बात है, एक लाइन जो है ये L1 L2 है, ये L1 और ये L2, तो अगर L1 L2 का परपेंडिकुलर तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगी, बिल्कुल होगी। यानी कि अपन ये बोलेंगे कि L1 L2 बिलोंग्स टू रिलेशन, देन L2 L1 भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए। अगर दोनों ही रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब सो रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। थर्ड अपने को चेक करना है ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, देखो ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए अपने को तीन बातें चेक करनी पड़ती है। तो ट्रांजिटिव के लिए कि L1 अगर परपेंडिकुलर है L2 के, एंड L2 जो है वो किसी थर्ड लाइन L3 के परपेंडिकुलर है, तो उसका मतलब ये है कि L1 L3 के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये तो कंडीशन है, बट क्या ये होगा, ये नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं, मैं समझा देता हूँ। जैसे कि आप इसको एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक लाइन है, ये लाइन है, अगर ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है और ये लाइन किसी थर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो आप इसको नाम दे दो, ये अपनी L1 है, ये अपनी L2 लाइन है और ये अपनी L3 है। देखो L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है और L2 जो है वो L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर दिख रहे हैं आप, नहीं है। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, और अपन लिख देंगे ना कि इफ L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3, then L1 should पैरेलल टू L3, ठीक है, L1 क्या होना चाहिए, L3 के पैरेलल होना चाहिए, ना कि परपेंडिकुलर। और क्योंकि ये पैरेलल होगा और परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये कि L1 L3 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। और क्योंकि नहीं करेगा, सो रिलेशन इज नॉट
ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो रिलेशन इस केस में ट्रांजिटिव भी नहीं होगा और सिमेट्रिक भी नहीं होगा, वो सॉरी रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, और वो ओनली क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन भी होते हैं, लाइंस के रिलेशन में ध्यान रखना है आपको। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था पूरी तरह से ना। फिर एग्जाम्पल 4, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेंगे। देखो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज ऐड करनी है, इनमें आपको कोई लैंग्वेज ऐड नहीं करनी है, अब डायरेक्टली अपना सोल्यूशन करो, ठीक है। अपने को बोल रहा है कि सेट जो है वो क्या है, ए है सेट 1 2 3, ठीक है। और अपने को इसका रिलेशन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, ठीक है। आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव है। तो पहला तो ये कि रिफ्लेक्सिव कैसा है। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना, क्या कंडीशन है, सेम एलिमेंट प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, रिलेशन में। तो आप देखोगे कि रिलेशन में जो आर कंटेंट्स, आर के पास क्या क्या है, आर के पास में 1 1 है, आर के पास में 2 2 है, आर के पास में 3 3 है, और यहाँ पर जो हमारा सेट ए है उसके अंदर भी 1 2 3 तीन ही एलिमेंट है। तो अपन लिखेंगे कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, दैट मीन्स विच मीन्स रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब आप चेक कर लो कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करोगे, देखो सिमेट्रिक के लिए क्या शर्त थी कि इफ ए बी वहां पर होगा देन बी ए शुड प्रेजेंट, बी ए शुड प्रेजेंट, अगर वहां पर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन थी। तो अपन चेक कर लेते कि यहाँ पर ए बी है। देखो 1 1 2 2 3 3 तो ऑलरेडी सिमेट्रिक है, तो छोड़ दो। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए था। तो अपन लिख देंगे कि हेयर 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2 1, 2 1 दे रखा है क्या कहीं पे, नहीं दे रखा है, तो 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है। और सिमिलरली 2 3 बिलोंग्स टू रिलेशन, हालांकि एक भी अगर नहीं कर रहा है ना बिलोंग्स, तो भी आपका मतलब नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, तो आपको दो लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हटे देता हूँ। और आप देख सकते हो कि 2 3 का भी रिलेशन 3 2 नहीं आ रहा है, अपन क्या लिख देंगे, नॉट सिमेट्रिक एज वेल, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 1 2 बिलोंग्स टू रिलेशन बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। फिर लास्ट अपने को चेक करना है ट्रांजिटिव, ठीक है। जितनी मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ उतनी आपको एटलीस्ट लैंग्वेज आपको जरूर लिखनी है एग्जाम में, ठीक है ना। 1 1.5 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको इतनी लैंग्वेज तो जरूर ऐड करनी पड़ेगी। अब ये बोल रहा है कि नो ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है, खुद ही बोल रहा है, ठीक है। तो अपन चेक कर लेते खाली। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या है, देखो अपन जानते हैं कि हेयर, अच्छा ट्रांजिटिव में आप 1 1 2 2 3 3 में तो आप ट्रांजिटिव चेक कर नहीं सकते, ठीक है, इनको आप छोड़ दो। और ये ऑलरेडी अगर खाली 1 1 2 2 3 3 प्रेजेंट होता तो ट्रांजिटिव हो जाता, बट इसके अलावा 1 2 और 2 3 भी प्रेजेंट है, तो हेयर 1 2 बिलोंग्स टू आर। अच्छा ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या थी बच्चों, कंडीशन ये थी कि अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर से एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, देन ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, वेरी गुड, ठीक है। 2 3 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 3 भी क्या कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, देखो 1 2 एंड 2 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है। बट क्या 1 3 आर से बिलोंग कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। देखो इस साइन का मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू, नहीं बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एग्जाम में आपको यही साइन लिख के आना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, एग्जामिनर समझता है इस साइन का मतलब, ठीक है। पर ये साइन थोड़ा क्लियर दिखना चाहिए ना। तो 1 3 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो तीसरा जो एलिमेंट है ना वो बिलोंग नहीं कर रहा, पहला कर रहा है दूसरा कर रहा है, तीसरा नहीं कर रहा है। पहला होता है दूसरा नहीं होता तो तीसरे की बात ही नहीं होती, पर पहला है और दूसरा भी है तो तीसरे की बात तो करनी पड़ेगी ना। तो आपको गिवन कंडीशन में आपका आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5 की तरफ बढ़ते हैं अपन। इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स कवर करूंगा, अगले लेक्चर के अंदर मैं एक्सरसाइज कवर करूंगा, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत लेंदी है इसकी। देखते हैं, कोशिश करेंगे 1 1.5 घंटे के वीडियो में कंप्लीट हो जाए।
श्योर दैट द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय, ठीक है, आर आपको जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है बच्चों, ए बी, जहां पर लिखा हुआ है 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है, ये आपको दे रखा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सेट जो है ना, सेट वो जेड है। अब जेड होता है, इंटीजर होता है। अब जब भी सेट बहुत बड़ा हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा सेट हो जाए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए तो सबको आना पड़ता है, तो रिफ्लेक्सिव को आपको अलग तरीके से चेक करना पड़ेगा। बाकी सिमेट्री को ट्रांजिटिव तो आप भले ही चेक कर सकते हो कोई एलिमेंट अज्यूम करके, बट रिफ्लेक्सिव आपको बहुत अलग तरीके से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन क्या, अपने को चेक करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो सबसे पहले अपन रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। तो देखो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखेंगे बच्चे। अपने को ए बी दे रखा है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए शर्त ये होती है कि ए शुड प्रेजेंट, ये रिफ्लेक्सिव की शर्त है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ चेक कर लेते हैं कि अगर ए वहाँ प्रेजेंट है, यानी कि अपने को देखो ए बी दे रखा है, इसको अपने को ऐसे अज्यूम करना है कि ये ए है, ठीक है। ए मान के क्या कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अगर ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है ए जो सेट है वो इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपने को गिवन कंडीशन क्या है, तो गिवन कंडीशन ये है कि जो a माइनस बी बाई 2 है वो एक इंटीजर है, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के जो डिफरेंस है a माइनस बी, उससे वो 2 से डिवाइड हो रहा है। तो देखो अगर आप दोनों को बराबर कर देते हो, इफ a इज इक्वल्स टू बी, अगर a और b बराबर हो जाता है तो a माइनस ए बाई 2, ठीक है। इसको चेक कर लो कितना आएगा, देखो a माइनस ए क्या होता है, 0, तो 0/2 आपका 0 होता है, एंड 0 बिलोंग्स टू इंटीजर। तो क्योंकि 0 बिलोंग्स टू इंटीजर तो अपन लिख देंगे यस इट इज रिफ्लेक्सिव। कैसे रिफ्लेक्सिव, देखो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो तरह से करने की ऑप्शन है अपने पास में, कि या तो आप क्या करो, रिफ्लेक्सिव की जो कंडीशन है उससे ये साबित कर दो कोई एलिमेंट अज्यूम करके, जैसे मैं ए और ए माइनस या ए माइनस बी बराबर बाई 2 बिलोंग्स टू जेड है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था। देखो ये ए माइनस बी बाई 2 बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना। मान लेता हूँ मैं लेट, फिर जेड को मैं क्या मान लेता, 0 मान लेता, ठीक है। तो ए माइनस बी बाई 2 क्या कर लेता मैं, 0 कर लेता। तो यहाँ से ए माइनस बी बराबर 0 आ जाता, तो यहाँ से ए बराबर बी आ जाता। तो ये भी बात बराबर ही है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उल्टा किया, मैंने ए बराबर बी मान लिया, तो उससे ए माइनस ए बाई 2 आया, और वो 0 है, तो 0 तो जेड से बिलोंग करता है, ठीक है ना। यानी कि आप डिवाइड करो तो आपको इंटीजर मिल रहा है, तो यही तो अपने को चाहिए बस, ठीक है। कि 2 से जब मैं ए माइनस बी को डिवाइड करूंगा तो मुझे एक इंटीजर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे चेक करते हैं सिमेट्रिक को, ठीक है ना। ये अब सिमेट्रिक है या नहीं है, तो सिमेट्रिक को चेक कैसे करते हैं बच्चों, याद करो कि अगर ए बी प्रेजेंट है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, देन जो बी ए है वो भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसको अपन कंडीशन से भी चेक कर सकते हैं और एग्जाम्पल लेके भी चेक कर सकते हैं, दोनों तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो आमतौर पर बच्चों को क्या होता है, एग्जाम्पल वाला इजी लगता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव को तो ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में आप एक एग्जाम्पल आप वेरीफाई कर भी दोगे तो उससे क्या होगा, सारे के सारे एग्जाम्पल वेरीफाई होने चाहिए ना, एक एग्जाम्पल से थोड़ी काम बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक के अंदर आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हो, क्योंकि गिवन सेट के जो एलिमेंट्स है वो अपने वेरीफाई होने चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका पहले तो सही तरीका बताता हूँ, सही तरीका क्या है। सही तरीका ये है कि इफ ए माइनस बी बाई 2 बिलोंग्स टू, ठीक है, सॉरी ए माइनस बी भी नहीं, गलत लिख दिया। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, आर यानी कि रिलेशन, देन ए माइनस बी बाई 2 जो होगा वो बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होना चाहिए, ठीक है। देन इसी को आप चेंज करो, इसी को आपको चेंज करना है। देखो ए माइनस बी बिलोंग्स टू 2 बाई जेड आपको गिवन है, आपको इससे ही क्या पैदा करना है, बी माइनस ए पैदा करना है। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस ए प्लस बी बाई 2 हो जाएगा, ये भी जेड से बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसको माइनस ऑफ बी माइनस ए लिख सकते हो, बाई 2 बिलोंग्स टू जेड। तो इसका मतलब क्या है, विच मीन्स, जिसका मतलब ये है कि बी ए ऑल्सो, या बी ए बिलोंग्स टू आर, विच मीन्स बी ए बिलोंग्स टू आर। देखो बी माइनस ए बाई 2, अच्छा ए बी बिलोंग्स टू आर था, तो ए माइनस बी बाई 2 बिलोंग्स टू जेड था,
तो अगर बी ए बिलोंग्स टू आर होगा तो बी माइनस ए बाई टू बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। वो है वो आ रहा है बिल्कुल, माइनस को तो भेज दो, माइनस का नंबर भी इंटीजर ही तो होता है, प्लस का नंबर भी इंटीजर है और माइनस का भी इंटीजर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो विच मीन्स बी बी ए बिलोंग्स टू आर, तो यस इट इज सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट तरीका बता रहा हूँ मैं आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। बाकी आप इसको एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो। एग्जाम्पल लेके कैसे करेंगे, देखो, इफ टेकिंग एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, क्योंकि मैं क्या है कि जब एक्सरसाइज करूंगा तब मैं मतलब जो सबसे सिंपल मेथड होगा उसी को सीधा फॉलो कर दूंगा। एग्जाम्पल लेके अगर आप करते हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप एक एग्जाम्पल ले लो, लेट 2 4 आप ले लो, ठीक है ना, 2 4 आप ले लो। तो आप क्या करोगे, 2 4 के अंदर आप बोलोगे देखो 2 - 4/2, ठीक है, डेट इज -1 बिलोंग्स टू जेड, कोई दिक्कत नहीं है, बिलोंग्स टू जेड है। देन 4 2 यानी 4 2 यानी कि 4 - 2/2 कितना आ जाएगा 1, ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो यस सिमेट्रिक, ऐसे भी आप कर सकते हो ना, ये आपको बहुत ही शॉर्ट सा दिख रहा होगा, ठीक है। ये इस तरीके से भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और वो सही तरीका जो ना ऊपर वाला ही है, सारे ग्रुप को, पूरे ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है वो। ये आप एक एग्जाम्पल से सेटिस्फाई कर रहे हो क्वेश्चन को, पर वो पूरे ग्रुप को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट आपको लास्ट इसमें चेक करना है ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव की शर्त क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो अब आप क्या करोगे इसके अंदर, देखो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो a - b/2 बिलोंग्स टू जेड, ये पहली कंडीशन हो जाएगी। इफ बी सी बिलोंग्स टू आर, तो उस कंडीशन में b - c/2 बिलोंग्स टू जेड, ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ए सी बिलोंग्स टू आर आ रहा है इन कंडीशन से, तो आप चेक कर लो इसको फर्स्ट और सेकंड मान के, दोनों को ऐड, बोथ दोनों को ऐड कर दो, है ना। फर्स्ट और सेकंड मत मानो यार, क्यों मानना, इतना सा तो क्वेश्चन है। देखो a - b/2 को आप ऐड कर दो b - c/2 से, क्या आएगा देखो यार, तो a - b प्लस b - c/2, माइनस बी से प्लस बी कट का, तो a - c/2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये बिलोंग्स टू जेड था, ये बिलोंग्स टू जेड था, ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है वो भी बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। तो a - c/2 क्या हो गया, बिलोंग्स टू जेड हो गया। अगर ये बिलोंग्स टू जेड है विच मीन्स, जिसका मतलब ये हो गया कि ए सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए सी जो है वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। सो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, है ना, या रिलेशन इज ट्रांजिटिव, तो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, कोई एग्जांपल ले लो आप, 2 4 4 6, ठीक है। तो 2 4 अगर इंटीजर है, 4 6 भी इंटीजर है, तो 2 6 भी इंटीजर ही आएगा, ट्राई कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। सो द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो गिवन रिलेशन क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ठीक है। इतना आपको जरूर करना है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। जो इस तरह का क्वेश्चन आपका आएगा, 2 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 2 3 नंबर के क्वेश्चन में कितना छापें, ठीक है, तो इतना छापना है आपको, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इक्विवेलेंस का कंसेप्ट है जो आपको सीखना हो सकता है एग्जाम के हिसाब से, का क्वेश्चन एग्जाम बहुत कम आता है, पर यह है कि कोई आर्बिट्रेरी सेट है आपका, देखो कोई रिलेशन है, उस रिलेशन को मैं आर मानता हूँ, और कोई सेट है आपका, उस सेट को मैं एक्स मानता हूँ, ठीक है। अगर आपने उस सेट के 2 डिसजॉइंट सबसेट बनाए, ठीक है ना, जिसको मैं नाम देता हूँ ए आई और ए जे, जो बिल्कुल एक दूसरे में मतलब इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा, अलग अलग है, बिल्कुल सेपरेट है, मतलब ए आई का कोई भी एलिमेंट ए जे के एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा, कोई भी एलिमेंट ए आई का ए जे से बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 कंडीशन इसके सेटिस्फाई करने की 3 कंडीशन कौन कौन सी है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर,
AI के हर एलिमेंट आपस में रिलेट करेगा, एवरी एलिमेंट रिलेट करेगा, ठीक है ना। मतलब जैसे AI के अंदर 1 2 3 है, तो 1 1 से करेगा, 1 2 से करेगा, 1 3 से करेगा, सब आपस में रिलेट करेंगे, रिलेशन सबके बीच में बनेगा। और AJ के अंदर 4 5 6 है, तो वो भी सबसे रिलेट करेगा, ठीक है ना। 4 5 से करेगा, 4 6 से करेगा, ठीक है, और 4 4 से भी करेगा। ऐसा अगर होता है सब, क्योंकि सारे रिलेशन वहाँ पे आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं सारे, तो ऐसे रिलेशन क्या कहलाएंगे बच्चों? इक्विवेलेंट कहलाएंगे ना, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएंगे। लेकिन अब क्योंकि सेट एक्स को मैंने दो भागों में बांटा है, तो वो इक्विवेलेंस क्लासेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंस क्लासेस, है ना। तो ये जो सबसेट होते हैं AI और AJ, इनको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस, तो ये भी इक्विवेलेंस क्लास है और ये भी क्या है? इक्विवेलेंस क्लास है। और अगर सेट एक्स के सारे एलिमेंट रिलेट करते हैं तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट सेट की इक्विवेलेंट क्लासें हो सकती है, ठीक है, जिसकी ये 3 कंडीशन फॉलो करेगा, है ना। ऐसे 1 MCQ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सब एलिमेंट रिलेट करेंगे आपस में एक दूसरे से। कोई भी AI का एलिमेंट AJ के एलिमेंट से, मतलब AI और AJ के बीच में नथिंग इज कॉमन। अगर आप इंटरसेक्शन करते हो दोनों के बीच में तो आपको नल सेट मिलेगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे में बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। लेकिन अब ध्यान रखना, AI और AJ का जब आप यूनियन करोगे तो आपको अपना X सेट मिलेगा, क्योंकि X के ही दोनों पार्ट है। तो दोनों अगर X के पार्ट है तो दोनों को मिलाएंगे तो X ही तो मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लासेस। फिर इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर का भी एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आया है, तो कैसे करेंगे सॉल्व इसको? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जिसमें ऑड एलिमेंट जो है वो कौन कौन से हो जाएंगे? 1 3 5 7 हो जाएंगे। और जो इवन एलिमेंट्स है वो आपके हो जाएंगे 2 4 6, ठीक है। अब ये हमको बोल रहा है कि रिलेशन हमने ऐसा बनाया है कि रिलेशन के अंदर दोनों ही है, ठीक है। यानी कि बोथ A एंड B आर ईदर ऑड और इवन, यानी कि ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अब मेरे को एक बात बताओ कि सेट के अंदर एलिमेंट ही दो ही तरह के हैं, या तो इवन है या ऑड है। और रिलेशन में दोनों ही हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, रिलेशन इक्विवेलेंस ही है। बस आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? वही तरीका है, देखो। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बच्चों? रिफ्लेक्सिव के लिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है? जो ए है वो बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये बोल रहा है कि ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो फर्स्ट ए जो है वो भी ऑड या इवन, जो सेकंड एलिमेंट है वो भी ऑड या इवन, तो उसमें तो सारे आ गए, है ना। यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 सब आएंगे ही आएंगे, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अपन सीधा इसमें ये लिखेंगे, हेयर ए बिलोंग्स टू आर, सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आपका जो ए है वो आर से बिलोंग करेगा, क्योंकि सारे एलिमेंट कवर कर रहा है ना। ए बिलोंग्स टू आइदर ऑड और इवन, आइदर ऑड और इवन। ए जो हो वो कुछ भी हो सकता है, ऑड या इवन, तो दोनों ही पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड नंबर आपको चेक करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या शर्त होती है बच्चों? कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और ए बी जो है एक ऑड इवन मान लेते हैं अपन, या ऑड ऑड मान लेते हैं, इवन इवन मान लेते हैं, डजंट मैटर, ठीक है। देन बी ए भी तो आर से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा भाई? क्योंकि ए ऑड या इवन कुछ भी हो सकता है, बी भी ऑड या इवन कुछ, यहाँ पे भी बी ऑड या इवन कुछ भी, ए ऑड या इवन कुछ भी नंबर हो सकता है, बस इन 7 में से होना चाहिए, ठीक है ना। बस इतना सा ध्यान रखना कि ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, बस ये सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। और ए बी और बी ए जो है वो आर से बिलोंग करना चाहिए, तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यस, सिमेट्रिक हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, ठीक है। और तीसरा चेक करना है आपको ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या शर्त होती है? देखो, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी कोई भी, odd या even anything, बी सी कैन बी odd या even anything, देन ए सी जो होगा वो भी क्या होगा? बिलोंग्स टू आर करेगा, odd या even anything, ठीक है। जब ए बी सी ऑल बिलोंग्स टू ए, सबका सब ए का पार्ट है, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे लास्ट में कि यस ट्रांजिटिव भी है। और अगर तीनों ही है तो लास्ट में आप क्या लिखोगे? सो गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस,
तो गिवन रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ये कुछ और भी पूछ रहा था। आगे ये पूछ रहा था कि अगर सबसेट जो है वो 1357 और 246 है, ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों में से एक दूसरे से ये बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो इसको सेट ए आई नाम देता हूँ मैं, एक को ए जे नाम देता हूँ। तो ए आई जो है वो है 1357 ऑड एलिमेंट 1357, और जो ए जे है वो है आपका 246। अब यहाँ पे मेरी बात सुनिएगा आप। ठीक है, जो ए आई के एलिमेंट है, ठीक है ना, इसको मैं ए आई मान लेता हूँ, बिलोंग्स टू, ठीक है, सेट बिलोंग्स टू ऑल ऑड इंटीजर्स, सारे के सारे ऑड इंटीजर, ऑड तो नहीं है, सारे ऑड इंटीजर्स फ्रॉम सेट ए। ये सेट ए के सारे ऑड इंटीजर है, जबकि अगर मैं ए जे की बात करूं, यानी कि इसके एलिमेंट की, तो ये ऑल इवन इंटीजर है, ये सारे के सारे इवन है फ्रॉम सेट ए। ये सेट ए के इवन इंटीजर है। तो बड़ा जाहिर सी बात है कि ए आई जो है वो ऑड इंटीजर है और ए जे जो है इवन इंटीजर है, तो ये एक दूसरे से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ऑड और इवन तो डिफरेंट होते हैं, अपन जानते हैं कि ऑड एंड इवन आर डिफरेंट, ऑड एंड इवन आर डिफरेंट। तो इसका मतलब ये है कि सेट ए आई एंड ए जे शुड बी डिफरेंट, वो भी डिफरेंट होने चाहिए। अगर उनके एलिमेंट डिफरेंट हो तो सेट कैसे सेम हो जाएंगे, मुझे एक बात बताओ। सेट आपके तभी सेम होंगे जब उनमें कोई रिलेशन होगा, जब उनके एलिमेंट सेम है। एलिमेंट अगर सेम नहीं है, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो वो डिफरेंट ही हो गए ना। तो ये डिफरेंट होने चाहिए एंड नॉट डिपेंड्स, और डिफरेंट है तो नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे से मतलब भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे के साथ में। ठीक है, इस तरह से आपको इस तरह का क्वेश्चन का आंसर आपको मेंशन करना होगा। क्लियर है? तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मैंने जो ख़त्म किए हैं वो आपके एग्जाम्पल्स है खाली। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन एक्सरसाइज कवर करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर इतना स्लो नहीं चलेंगे अपन, क्योंकि अभी समझाने की बात थी, समझाया मैंने बहुत कुछ। एक्सरसाइज के अंदर अपन थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमको क्या करना है, बस क्वेश्चन को दमादम दमादम समझना है कि कैसे उसको लिखा जाता है बस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन का कंसेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।